हेलो माय फ्रेंड्स, हाय। मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। नाउ इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री से, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि आपके क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हिस्ट्री का जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के आगे की फर्दर स्टोरी, फर्दर हिस्ट्री, जो कि आपके क्लास 10th के एग्जाम्स और 11th एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी बता दूं कि इसका वेटेज एएमयू और जामिया के 11th के एंट्रेंस में काफ़ी कंसीडर किया जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बट हमेशा की तरह हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन के साथ। और आपका सवाल है कि यूरोप के किस कंट्री के इनहेबिटेंट्स को स्लाव्स बोला जाता था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ग्रीस, बल्गेरिया, मैसेडोनिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हिस्ट्री का प्रीवियस चैप्टर था, वहां पर हमने नेशनलिज्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन था, इससे एक इंटेंस नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और 19th सेंचुरी के आते आते हम ये देखते हैं कि ये जो नेशनलिज्म था ये शॉविनिज्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये शॉविनिज्म क्या है? तो शॉविनिज्म बेसिकली एक्सट्रीम नेशनलिज्म को बोला जाता है, जिसमें कि एक नेशन ऐसा मिथ क्रिएट कर लेता है कि वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है और उसकी और उसका दूसरे मुल्कों पर भी कब्जा होना चाहिए, यानी कि उसकी अपने मुल्क से बाहर भी कॉलोनीज होनी चाहिए ताकि उनकी प्रेस्टीज और पावर में इजाफा हो सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो 18th सेंचुरी थी यूरोप में, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते शुरुआत हुई इंपीरियलिज्म की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर हम सेपरेट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि 5th चैप्टर है ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस शोविनिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रिजल्ट निकला? इसका रिजल्ट निकला इंपीरियलिज्म। नाउ तो ये इंपीरियलिज्म क्या है? अगर हम बात करें टर्म इंपीरियलिज्म की, तो इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन है द टर्म इंपीरियलिज्म मींस द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर, कंट्रोल और रूल बाय अ कंट्री ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एरियाज ऑफ अदर कंट्री डन थ्रू मिलिट्री और अदर मीन्स। इंपीरियलिज्म हम ऐसी प्रैक्टिस को बोलते हैं जहां पर के एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट करता है विदाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, उसका कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता है, और जो यहाँ पर इन्वेडर कंट्री होता है उसे हम बोलते हैं मेट्रोपोलिस, जो कि अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है किसी दूसरे कंट्री में, ताकि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको सीधा किया जा सके। और जनरली ये सब किया जाता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। देन ये जो आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म है ये आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब साउंड कर रही होगी, और जो कि मैं एक्सेप्ट करूँगा कि ये एक ख़राब आइडियोलॉजी है। बिकॉज बिकॉज आप इस तरह से कंसीडर करके देखें, इमेजिन करके देखें कि कल को अगर कोई आपके घर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगे विदाउट योर परमिशन, तो क्या आप इस बात को टॉलरेट करेंगे? आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना। तो सिमिलरली कोई भी इस बात को क्यों बर्दाश्त करेगा? बट जब हम इंपीरियलिज्म की हिस्ट्री देखते हैं तो इसका जो हमें एक सिंगल पॉजिटिव पहलू दिखाई देता है वो ये कि इंपीरियलिज्म के चलते जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था ये फास्ट हो गया। और ये इंपीरियलिस्ट पावर्स जहां पर जिन कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे थे
वहां से इनको अपनी फैक्ट्रीज के लिए फ्री रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो गया, जो के आगे चल के बेस बनी फॉर द कॉलोनियलिज्म। नाउ ये कॉलोनियलिज्म क्या है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, जिसकी के एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में जब तक मुगल एम्पायर रहा, तो मुगल एम्पायर, जैसा कि हम हिस्ट्री में जानते हैं और मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया वाले लेक्चर में पढ़ाया था, कि जो मुगल एम्पायर था उसके आखिर के जो 70-80 साल थे वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, और वो जो ब्रिटिशर्स थे उसको वो कंट्रोल कर रहे थे, और मुगल एम्पायर के थ्रू वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रिटिशर्स रोल प्ले कर रहे थे एक इंपीरियलिस्ट पावर का। अगर नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नेशनलिज्म इन इंडिया की प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, और उस पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के थ्रू आप अपनी नॉलेज में इजाफा करें। नाउ नाउ तो कम बैक टू द टॉपिक। देन कॉलोनियलिज्म जो है ये इंपीरियलिज्म का नेक्स्ट स्टेप होता है, जहां पर जो मेट्रोपोलिस कंट्री है वो दूसरे कंट्री को डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर देता है वहां पर उसको जीतने के बाद। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब इंडिया में 1857 में रिवोल्ट हुआ और यहाँ पर मुगल एम्पायर खत्म हो गई, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल करने का मौका मिल गया। तो अब वो इंपीरियलिस्ट पावर से कॉलोनाइजर्स बन गए और इंडिया उनकी कॉलोनी बन गया। तो यही पूरा कॉलोनियलिज्म का फिनोमिना है। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट बात आप ये समझ लिए कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इन सब का मदर कॉज है। बिकॉज बिकॉज जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो वहां पर फैक्ट्री ने काफी ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और जो ये प्रोड्यूस गुड्स थे इनको सेल करने के लिए जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी ये दुनिया भर में बिजनेस के लिए निकल गई। और इंडिया में भी जो इंडिया को इन्होंने कॉलोनाइज किया, तो इंडिया में ये बिजनेसमैन बनकर ही आए थे ब्रिटिशर्स, जिसको के बाद में इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते इंपीरियलिज्म हुआ और इंपीरियलिज्म के चलते कॉलोनियलिज्म आया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा आसानी से कॉलोनाइज हो गए, बिकॉज यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। देन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी, ये कंट्रीज मिलिटरीली बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे कि ये इन यूरोपियन पावर्स को अपने यहाँ घुसने से रोक सकें। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा वीक जब तक पड़ चुकी थी। जैसे कि इंडिया में मुगल एम्पायर जो कि काफी ज्यादा वीक पड़ चुका था, और ब्रिटिशर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से भुनाया। हालांकि फ्रेंच भी इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे, बट उसको जो अल्टीमेटली कॉन्कर किया, वो जीता ब्रिटिश ने। तो ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे इन्होंने इस तरह से करके दुनिया भर में एशिया और अफ्रीका में खासकर बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज कर लिया। अच्छा, जब कॉलोनाइज कर लिया तो जाहिर सी बात है फिर एक इंसानी एक जज्बा ठहरा कि भाई मैं इसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं। तो यही इमोशन जो था इन इंपीरियलिस्ट पावर्स के अंदर भी डेवलप होने लगा, जिसके चलते इन इंपीरियलिस्ट पावर्स के बीच में कॉलोनीज को लेकर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, और जिसने के आगे चल के कंडीशंस क्रिएट की फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, बिकॉज वहां पर हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि किस यूरोपियन कंट्री के रहने वाले लोगों को बोला जाता है स्लाव्स, जिसके लिए आपके ऑप्शंस थे
ए ग्रीस, बी बल्गेरिया, सी मैसेडोनिया या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। बिकॉज ग्रीस, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, बोस्निया, ये जो कंट्रीज हैं ये बनाते हैं बाल्कन पेनिनसुला, और बाल्कन पेनिनसुला में रहने वाले जो लोग हैं उनको बोला जाता है स्लाव्स। तो बस आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, बाय।